नमस्कार। कभी सोचा है एक आर्ट फॉर्म जो जापान के छोटे से कोने में शुरू हुआ वो आज एक ऐसा ग्लोबल फेनोमेनन कैसे बन गया है जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। आज हम एनिमे के इसी अविश्वसनीय सफर की कहानी जानेंगे। तो सवाल बस इतना नहीं है कि ये कैसे हो गया, असली सवाल तो ये है कि क्यों हुआ। आखिर इस कामयाबी के पीछे का सीक्रेट क्या है? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। और सच कहूं तो ये सवाल है भी बहुत कमाल का। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें जरा समय में पीछे चलना होगा, कहानी के एकदम शुरुआत में। कहते हैं ना, हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है, एक ऐसा आइडिया जो आगे चलकर सब कुछ बदल देता है। तो चलिए चलते हैं जापानी एनिमेशन के उन शुरुआती दिनों में। इसकी जड़ें सोचिए 1917 तक जाती हैं, जब नाकोमुरा गताना जैसी साइलेंट फिल्में बन रही थीं। ये वो दौर था जब जापानी कलाकार वेस्टर्न कार्टून से इंस्पायर तो हो रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी अपनी एक अनोखी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। ये आर्ट फॉर्म इतना असरदार था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए भी किया गया। और फिर 1945 में आया वो पहला बड़ा मील का पत्थर, मोमोतारो सेक्रेड सेलर्स, जापान की पहली फुल लेंथ एनिमेटेड फिल्म जिसने आने वाले कल के लिए रास्ता तैयार कर दिया। फिर जंग के बाद सीन में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने इस खेल के नियम ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। ओसामू तेजुका। उन्हें यूं ही फादर ऑफ एनिमे नहीं कहा जाता, उनकी सोच ने इस इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी। तेजुका का असली जादू उनके इनोवेशंस में था। उन्होंने कैरेक्टर्स को दी वो बड़ी बड़ी एक्सप्रेसिव आंखें ताकि इमोशंस को और गहराई से दिखाया जा सके, और ये स्टाइल आज एनिमे की पहचान बन चुका है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि कम बजट में भी कमाल की गहरी कहानियां कही जा सकती हैं, जिसके लिए उन्होंने मांगा यानी कॉमिक्स को सीधा एनिमेशन का बेस बनाया। और उनका सबसे बड़ा कदम 1963 में एस्ट्रो बॉय को टीवी पर लाना। ये जापान की पहली एनिमे टीवी सीरीज थी और इसने एक क्रांति ला दी। और बस यहीं से शुरू हुआ एनिमे का सुनहरा दौर। अब एनिमे सिर्फ सिनेमा घरों तक सीमित नहीं था, बल्कि टेलीविजन और VHS के सेट्स के जरिए वो सीधे जापान के हर घर के लिविंग रूम में पहुंच रहा था। और इसी दौर ने जन्म दिया एक ऐसे जॉनर को जो अपने किरदारों जितना ही विशाल था, मेका। जी हाँ, यानी कि जायंट रोबोट्स का दौर। अब देखिए, माजिंगर जेड और मोबाइल सूट गंडम जैसे शोज सिर्फ एक्शन नहीं थे, वो असल में जापान के तकनीकी विकास और भविष्य को लेकर उसकी उम्मीदों का आईना थे, और उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को अपना फैन बना लिया था। और फिर 1988 में आई अकीरा। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये एक धमाका था। इसने अपनी डार्क साइबरपंक दुनिया और बहुत ही कॉम्प्लेक्स एडल्ट कहानी से पूरी दुनिया में एक शॉकवेव भेज दी। अकीरा ने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि एनिमे सिर्फ बच्चों का खेल नहीं है। उसी समय एक और कमाल की चीज हो रही थी, एक नया फॉर्मेट जिसने क्रिएटर्स के लिए सारे दरवाजे खोल दिए, OVA यानी ओरिजिनल वीडियो एनिमेशन। क्योंकि ये सीधे वीडियो कैसेट्स के लिए बनते थे, क्रिएटर्स को टीवी के सख्त नियमों की परवाह करने की जरूरत नहीं थी। नतीजा, ज्यादा बोल्ड, ज्यादा एक्सपेरिमेंटल कहानियां और वैम्पायर हंटर D जैसे कई कल्ट क्लासिक्स का जन्म हुआ। और अब हम आते हैं 90s में, वो दशक जब एनिमे ने सही मायनों में दुनिया पर अपना झंडा गाड़ दिया और ग्लोबल पॉप कल्चर का एक ऐसा हिस्सा बना जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जरा इन नामों को सुनिए, ड्रैगन बॉल Z, सेलोमोन, पोकेमॉन। ये सिर्फ नाम नहीं, ये कई लोगों के बचपन की धुन है। ये शोज एक दरवाजे की तरह थे जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को एनिमे की एक नई रोमांचक दुनिया से मिलाया और एक ऐसा जुनून पैदा किया जो आज भी कायम है। लेकिन जब ये सीरीज करोड़ों दिलों पर राज कर रही थी, तब पर्दे के पीछे एक और कहानी चल रही थी। एनिमे को अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक सीरियस आर्ट फॉर्म के तौर पर भी पहचान मिलने लगी थी। और इस पहचान पर सबसे बड़ी मोहर लगी 2001 में, जब स्टूडियो गिबली की मास्टरपीस स्पिरिटेड अवे ने बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का ऑस्कर जीता। तो ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये एक ऐतिहासिक जीत थी जिसने एनिमे को हमेशा के लिए आर्ट की दुनिया के ग्लोबल मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। और अब हम आ पहुंचे हैं आज के दौर में, एक ऐसा दौर जिसने फिर से सब कुछ बदल दिया, स्ट्रीमिंग का दौर। एक ऐसा दौर जहां एनिमे अब बस एक क्लिक की दूरी पर है। सोचिए, स्ट्रीमिंग का असर एक कैटलिस्ट की तरह था। नेटफ्लिक्स और क्रंची रोल जैसे प्लेटफॉर्म्स ने देशों के बीच की सारी दीवारें गिरा दी।
अचानक दुनिया में कोई भी कहीं से भी लगभग हर एनिमे को तुरंत देख सकता था। नतीजा, ग्लोबल डिमांड में जबरदस्त उछाल आया, जिसने बड़े बजट और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन क्वालिटी को जन्म दिया। आज अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसेन जैसे मेगा हिट्स सिर्फ सफल नहीं हैं, ये ग्लोबल बातचीत का सेंटर बन चुके हैं और ये जोरदार तरीके से साबित करते हैं कि एनिमे की क्रिएटिव एनर्जी आज पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। तो ये सब हमें वापस हमारे असली सवाल पर ले आता है। आखिर वो सीक्रेट सॉस है क्या? वो कौन सी चीज़ है जो एनिमे को दुनिया भर के लोगों से इतना कनेक्ट करती है? इसका जवाब असल में एक बहुत ही अनोखे मिक्सचर में छिपा है। देखिए, एक तरफ एनिमे अपनी जापानी संस्कृति में गहराई से डूबा हुआ है, जो हमें एक अलग दुनिया की दिलचस्प झलक देता है। वहीं दूसरी तरफ ये दोस्ती, हार जीत और अपने सपनों के लिए लड़ने जैसी यूनिवर्सल थीम्स को छूता है, ऐसी भावनाएं जिन्हें हम सब महसूस करते हैं। इसमें इसका अनोखा विजुअल स्टाइल और यादगार संगीत मिला दें तो एक ऐसा इमोशनल असर पैदा होता है जिससे बचना मुश्किल है। और डिजिटल क्रांति ने बस इस पूरे पैकेज को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। अगर इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाना है तो बस इस नंबर के बारे में सोचिए। दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा फैंस। ये दुनिया के ज्यादातर देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। और सिर्फ पॉपुलैरिटी ही नहीं, आर्थिक तौर पर भी एनिमे आज एक सुपर पावर है। अकेले जापान में ये इंडस्ट्री 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है और इसकी भूख लगातार बढ़ रही है, खासकर भारत जैसे तेजी से बढ़ते बाजारों में। तो जाहिर है ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो और भी रोमांचक होती जा रही है। प्रोडक्शन में एआई के आने से, इंटरनेशनल स्टूडियोज के साथ मिलकर काम करने से और क्रिएटर्स की एक नई पीढ़ी के साथ एक ही सवाल उठता है, एनिमे का अगला पड़ाव क्या होगा? एक बात तो पक्की है, आगे का सफर भी उतना ही शानदार होने वाला है।